अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी आवाज वगैरह आपको क्लियर मिल रही है? अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो एक मर्तबा आप लोग यस यस लिखेंगे। ये क्लास हमारा बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आज हम लोग उर्दू अदब के एक अहम शायर यानी कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में पढ़ेंगे और मुकम्मल थ्योरी होगा इस क्लास के अंदर। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, लेकिन इससे कबल भी जो हमने आपको क्लासेस दिए हैं वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि इनके बारे में कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन हो सकता है कि देखिए, पढ़ने का तकाजा यही है कि हर बार जब आप पढ़ें तो आपको कुछ नई जानकारी मिले, आपको लगे कि हम पहली दफा पढ़ रहे हैं। उतने ही आपके अंदर दोस्तों इंटरेस्ट होनी चाहिए, यानी आप उतने ही ध्यान से चीजों को सुनेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, तो इनका असल नाम था असदुल्ला खान। क्या नाम था? असदुल्ला खान। देखिए, एक दोस्तों इस तरह होता है असद, इसका माना होता है नेक, और ये वाला जो असद है इसका माना होता है शेर। तो ये वाला ये है असदुल्ला खान गालिब। ये तखल्लुस क्या करते थे? इनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग। क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग। वालिद का इंतकाल जो है 1801 ईस्वी में, जब गालिब की उम्र 4 साल थी, गोली लगने की वजह से इनके वालिद का इंतकाल हो गया। एक बात याद रखिए, यह पूछा भी गया है पिछली बार कि गालिब के वालिद का इंतकाल कितने साल में हुआ था। तो उस वक्त जब गालिब की उम्र 4 साल थी, उस वक्त गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया। मीर तकी मीर के वालिद का इंतकाल, तो जब मीर तकी मीर की उम्र 11 साल थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के वालिद का जब इंतकाल हुआ तो इनके चचा थे नसरुल्ला बेग, उसने दोस्तों इनकी परवरिश की थी। ठीक है, तो दादा का नाम था इनके फरकान बेग, और वालदा यानी इनकी ये मां का नाम था इज्जतुन्निसा बेगम। चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। अब चचा का नाम इसलिए दिया गया है कि दोस्तों जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो नसरुल्ला बेग ने ही परवरिश की थी, तो परवरिश चचा ने ही की थी। जब गालिब की उम्र 9 साल थी तो चचा भी इस दुनिया से चले गए। तो भाई 9 साल, तो जाहिर सी बात है कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 1797 में पैदा हुए। इसमें अगर आप 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 और 7 कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 16। 16 के 6 हासिल रहा 1, और 9 1 10 के 0 हासिल रहा 1, 17 1 18, यानी कि 1806 में इनके चचा का इंतकाल हो गया ना। क्लियर हो गया? आसान हो गया। इनके भाई का नाम था मिर्जा यूसुफ खान, और नाना का नाम था मिर्जा गुलाम हुसैन, और इनके ससुर का नाम था इलाही बख्श, बीवी का नाम था उमराव बेगम। देखिए, ये काफी अहम है। ससुर जो थे ना वो दोस्तों दिल्ली के एक लुहार खानदान से ताल्लुक रखते थे। किस खानदान से? तो लुहार खानदान से। और बीवी जो उमराव बेगम थी, इनसे मिर्जा गालिब की जो शादी हुई थी उस वक्त मिर्जा गालिब की उम्र 13 साल थी। तो भाई 13 साल तो कितना ईस्वी होगा? तो इसमें 13 जोड़ दीजिए। 97 में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब पैदा हुए, इसमें 13 जोड़ेंगे तो दोस्तों 7 3 10, 10 के 0 हासिल रहा 1, 9 1 10, 1 11 के 1 हासिल रहा 1, और 17 1 18, यानी कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की शादी कब हुई थी दोस्तों? 1810 ईस्वी में। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में ना। तो उमराव बेगम से इनकी शादी हुई थी, उस वक्त मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की उम्र 13 साल थी, यानी कि दोस्तों 1810 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? ये इनकी शादी हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। पहले जो है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब तखल्लुस क्या करते थे? असद, और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस कर लिया गालिब। पैदाइश के बारे में बात करते हैं तो 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए थे, और इनकी जो वफात है वो 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। देखिए, पैदाइश तो ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे शोराए कराम का
दिन भी पूछता है, ईस्वी तो पूछता ही है लेकिन दिन भी। तो बहुत आसान है भाई साहब, 27 दिसंबर में पैदा हुए और 15 फरवरी में इनकी वफात हुई थी। तो 27 दिसंबर 1797 को पैदा हुए और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफात हुई थी। गालिब के दादा शाह आलम सानी के जमाने में ईरान से हिंदुस्तान आए थे। जैसे इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि कोई शायर हैं जिनके जो है जद्दे आला बगदाद से आए, किसी के बुखारा से आए, तो इनके जो दोस्तों दादा आए थे वो शाह आलम सानी के जमाने में कहां से आए थे? ईरान से। कहां से आए थे? ईरान से। उर्फ में जो इनको कहा जाता था मिर्जा नौशा और मिर्जा दुल्हा, और ये दोस्तों जिस कौम से ताल्लुक रखते थे वो एक तुर्की खानदान, तुर्की और नस्ल था जिस कौम का नाम था ईबक। तो कौम ईबक से इनका ताल्लुक था। ठीक है। इब्तदाई तालीम आगरा के मौलवी शेख मुअज्जम के मदरसा में फारसी की तालीम हुई। यह आमतौर पे पूछा भी जाता है कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के इब्तदाई उस्ताद यानी बिस्मिल्लाह किससे उन्होंने की थी। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है कि दोस्तों हम लोगों में जब कोई थोड़ा सा बच्चा होशियार होता है तो उसको किसी मकतब में ले जाकर रखते हैं, वहां पर उनकी शुरुआत, इब्तदाई स्टार्टिंग जो तालीम होती है उसी को कहते हैं बिस्मिल्लाह करना। तो दोस्तों किनके मदरसा में? तो मौलवी शेख मुअज्जम इनके इब्तदाई दर्जात के उस्ताद थे और यहां पर उन्होंने फारसी की तालीम हासिल की। गालिब ने इब्तिदा में मशहूर फारसी शायर बेदल की पैरवी इख्तियार की थी। यह याद रखिएगा कि दोस्तों जब पूछे कि किस फारसी शायर की इन्होंने पैरवी इख्तियार की तो बेदल, और जब पूछ ले उर्दू तो उर्दू में किस शायर की पैरवी इख्तियार की थी तो दोस्तों उसमें नाम आता है मीर तकी मीर। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के जो मिजाज था ना, उनकी दोस्तों जो फितरत थी वो जिद्दत पसंदी, किसी चीज को बहुत देर तक वो नहीं करते थे, तो जिसकी वजह से इन लोगों की भी पैरवी उन्होंने बहुत दिनों तक इख्तियार नहीं की। जे जे गालिब की शादी महज 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खान की लड़की उमराव बेगम से 1810 ईस्वी में हुई, जो एक लोहार खानदान की थी। ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो दोस्तों इसमें दो तीन बातें आप याद रखिए। जैसे हम लोगों ने यह पढ़ा कि मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई थी, तो इनके जो वालिद साहब थे उनका इंतकाल जब मिर्जा गालिब 4 साल के थे तो हो चुकी थी। तो 1797 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा? आपका हो जाएगा दोस्तों 1801 ईस्वी। ठीक है। तो 1801 ईस्वी में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद इनके चचा जो थे उसने इनकी परवरिश की थी, तो जब 9 साल के पहुंचे तो इनके चचा का भी इंतकाल हो गया। तो दोस्तों कब इंतकाल होगा? तो 1797 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1806 ईस्वी। कब मिलेगा? 1806, यानी 1806 में इनके चचा का भी इंतकाल हो गया। जब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 13 साल को पहुंचे थे तो इनकी शादी जो है जी उमराव बेगम से हुई। तो किस ईस्वी में हुई? 1797 में। दोस्तों आप क्या जोड़ेंगे? तो 13 जब इसमें आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 1810 ईस्वी। तो गोया के 1810 में शादी हुई, 1806 में इनके वालिद का, ये चचा का इंतकाल, 1801 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे आता है, गालिब को 7 बच्चे हुए और 7 फौत हो गए, यानी उसमें से एक भी नहीं बचे थे। इसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के भांजे जैनुल आबिदीन खान आरिफ, नाम याद रखिएगा, जैनुल आबिदीन खान आरिफ, यानी अपने बीवी के भांजे जैनुल आबिदीन खान आरिफ के 2 बच्चे, एक का नाम था अली हुसैन खान, जो छोटा था उसे गोद लिया, और फिर बाद में बड़े लड़के बाकर अली को गोद लिया।
10th क्लास में दोस्तों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने एक मसनवी लिखा था, तो वो इन्हीं के नाम लिखा था, इन्हीं की याद में। ठीक है जी। गालिब ने दिल्ली का सफर 1812 ईस्वी में किया था। अभी देखिए एक चीज ये समझ लीजिएगा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, लेकिन उनकी जब उम्र मुबारक सिर्फ 11 साल थी तो वो उनका जो है वालिद का इंतकाल हो गया, तो वो चले गए दिल्ली। क्यों गए भाई? कि दिल्ली में बादशाह लोग थे, उनके दरबार से जुड़ गए, लेकिन 1739 को फिर वापस आ गए। तो इसी तरह मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 1797 में पैदा हुए थे आगरा में, लेकिन वो 1812 ईस्वी में दिल्ली आ गए और 50 साल तक दिल्ली में कयाम किया। दोस्तों इससे पहले आपने पढ़ा था कि जे मीर तकी मीर 33 बरस तक, कितना बरस तक? 33 बरस तक कहां रहे थे? तो दोस्तों 33 बरस तक वो थे कहां पे? जे तो उन्होंने 33 बरस तक लखनऊ में। तो इसी तरह मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है 50 साल तक दिल्ली में ये कयाम किए, यानी अब वहीं रह गए। गालिब पेंशन की गर्ज से कलकत्ता का सफर 1826 में किया और 1828 में कलकत्ता पहुंचे। ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि गालिब ने कलकत्ता का सफर क्यों किया, तो पेंशन की गर्ज से। गालिब कलकत्ता कब गए थे? 1826 में। और जब गालिब कलकत्ता जा रहे थे तो रास्ते में दोस्तों लखनऊ में उनकी मुलाकात मीर अनीस से हुई थी और अजीमाबाद यानी पटना होते हुए गालिब जो है कलकत्ता गए थे। किताबों में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल 9 महीना रहे, कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल। जैसे कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली यादगारे गालिब में लिखते हैं कि गालिब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है पूरी 2 साल तक यानी 24 महीने तक कहां थे? कलकत्ता में। तो गालिब कलकत्ता क्यों गए थे? पेंशन की गर्ज से कलकत्ता का सफर किया था और 1826 में किया और 1828 में कलकत्ता पहुंचे। गालिब ने सबसे लंबा सफर कलकत्ता का किया था। अब यह चीज आप समझ गए कि सबसे लंबा सफर कहां का किया था? तो कलकत्ता का किया था। गालिब ने लखनऊ में मार्च 1826 से लेकर जून 1827 तक रहे और गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई थी। यह पूछा जाता है कि गालिब की मुलाकात मीर अनीस से कहां हुई थी? तो गालिब की मुलाकात मीर अनीस से दोस्तों कहां हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कहां हुई थी? लखनऊ में हुई थी। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यह है, हाली के मुताबिक मिर्जा गालिब को पूरे 2 साल तक कलकत्ता में रहे थे। जैसे कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के ऊपर उनकी जो सवाने उम्री है उसका नाम है दोस्तों यादगारे गालिब। क्या नाम है? यादगारे गालिब। यादगारे गालिब। और यादगारे गालिब को लिखा है हाली ने। ये एक इनका बायोग्राफी है। इसमें मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में हाली लिखते हैं कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है 2 साल तक कलकत्ता में रहे। मिर्जा गालिब 2 मरतबा रामपुर गए थे। रामपुर कितने मरतबा? 2 मरतबा। पहली बार 19 जनवरी 1860 ईस्वी को नवाब यूसुफ खान की दावत पर और दूसरी मरतबा 1865 ईस्वी को नवाब यूसुफ खान के इंतकाल की ताजियत के लिए वो रामपुर गए थे। यानी दोस्तों कहा जा रहा है कि वो दो मरतबा रामपुर गए थे। किनके बुलावे पर? तो यूसुफ खान के एक मरतबा बुलावे पर और एक मरतबा इनकी मौत की खबर सुनने के बाद उनके ताजियत के लिए गए थे। गालिब की तबीयत में जिद्दत पसंदी थी। जिद्दत पसंदी का मतलब होता है कि जल्दीबाजी, है ना जी, नयापन करना। नयापन ही होता है इसका माना। तो गालिब की तबीयत में जिद्दत पसंदी थी। शुरू में उन्होंने मारूफ फारसी शायर बेदल की पैरवी की, लेकिन बहुत जल्द इस रंग को छोड़ा और नई राह इख्तियार की। गालिब बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे और बहादुर शाह जफर की तरफ से गालिब को वजीफा 50 रुपए माहना मिलता था और अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से गालिब 700 रुपए सालाना वजीफा मिलता था, जबकि रामपुर की नवाब की जानिब से 100 रुपए माहना मिलता था। कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं। तो बहादुर शाह जफर जो हैं दोस्तों, उनके जो उस्ताद हुआ करते थे, तो सबसे पहले उनके उस्ताद हुए शाह नसीर। कौन हुए? शाह नसीर ये पहले। और उसके बाद शाह नसीर के बाद जो है दोस्तों इनके उस्ताद हुए शेख इब्राहिम ज़ौक़ और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के बाद इनके उस्ताद हो गए मिर्जा गालिब। तो ये चीजें याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर के ये तीनों जो है शेरो शायरी के उस्ताद हैं। बहादुर शाह जफर सबसे आखिरी मुगल बादशाह हैं जिन्हें दोस्तों रंगून में
दफन किया गया था, फांसी दिया गया था। और लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, ये इन्हीं का लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, निजाम जंग का खिताब 1849 ईस्वी में दिया था। इब्राहिम ज़ौक़ के इंतकाल के बाद, अब यही मैं कह रहा हूं, यहां पर मैंने बताया कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को मलिकुश शोरा का खिताब मिला। दोस्तों मलिकुश शोरा का मतलब क्या होता है? देखिए, मलिक माने होता है बादशाह, और शोरा शायर की जमा, यानी तमाम शायरों का हेड। तो जो बादशाह का दरबार होता था उसमें बहुत सारे शोराए कराम जुड़े होते थे, लेकिन उन शोराए कराम में से किसी एक शायर को सबका हेड बनाया जाता था, तो उसी को बादशाह की जानिब से दोस्तों क्या मिलता था? मलिकुश शोरा का खिताब। जैसे इससे पहले भी आपने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था भाई? शायद आपको याद हो, नुसरती। नुसरती कौन है? तो अली आदिल शाह सानी का, अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर, और नुसरती को अली आदिल शाह सानी ने मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। इसी तरह आपने पढ़ा था गव्वासी के बारे में। गव्वासी जो थे ये दोस्तों अब्दुल्लाह कुतुब शाह का दरबारी शायर था, और अब्दुल्लाह कुतुब शाह ने इन्हें मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। आपको मैंने पढ़ाया था मुल्ला वजही के बारे में। मुल्ला वजही जो है ये कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था, और कुली कुतुब शाह ने इसे दोस्तों मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। और याद रखिए मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ये किनके दरबारी शायर थे? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर ने मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। एक बात याद रखिए, ये सारी बातें किताबों में जरूर मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो है स्किल बोलता है, जे हमारा दोस्तों एक्सपीरियंस, आप किसी वो उस्ताद से पढ़ते हैं ना, उनके कला के गुण में आपके अंदर बातें समाती है। अगर आप मछली बाजार लगाते हो, खिचड़ी बनाते हो, तो इससे मेरा तो कोई नुकसान नहीं है जे, हम तो इससे और एक्सपीरियंस हासिल होगा कि जे नामुवाफिक हालात में हमें कैसे पढ़ाना है, ये हमें एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन आपको इसका 0/0 आएगा, कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए अब ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे रिपीट कर दिया, तो इसी से पता चल जाएगा कि नुसरती आदिल शाही दौर के बादशाह, गव्वासी गोलकुंडा दौर के बादशाह, मुल्ला वजी गोलकुंडा के, और गालिब बहादुर शाह जफर जे, ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। मिर्जा गालिब ने अपने खुतूत में रामपुर को दोस्तों इन्होंने क्या कहा? दारुस सुरूर। क्या कहा है? दारुस सुरूर। तो पूछा जा सकता है कि दारुस सुरूर इसने किसको कहा है? दोस्तों रामपुर शहर को। मिर्जा गालिब ने कभी पढ़ने के लिए न कोई किताब खरीदी थी और न रहने के लिए मकान, यानी गुर्बत इतना इनके पीछे लग चुकी थी, गरीबी इन पर इतना हावी थी कि न इन्होंने कोई मकान खरीदा और न दोस्तों पढ़ने के लिए कोई किताब। लेकिन एक चीज और भी थी कि मिर्जा गालिब जो थे उनको दोस्तों जे शराब का, मैकशी की बहुत बुरी लत थी, और उसके चलते वो 2 मरतबा दोस्तों जेल भी गए थे, कैदो सजा 2 मरतबा। एक मरतबा जो है 1841 में 100 रुपए जुर्माना और 4 माह कैद, और 1847 में 200 रुपए जुर्माना और 6 माह कैद, जुआ खाना कायम करने के एवज में। कब दोस्तों? जुआ खाना कायम करने के एवज में। गालिब ने अपने उर्दू कलाम से ज्यादा फारसी कलाम को पसंद किया है, इसीलिए गालिब ने उर्दू कलाम को बेरंग मनअस्त कहा है। बेरंग मनअस्त, ये पूछा जाता है कि गालिब ने अपने किस कलाम को बेरंग मनअस्त कहा है? तो दोस्तों फारसी कलाम को। गालिब उर्दू को कहा है। गालिब जो है उर्दू से ज्यादा अपने फारसी कलाम को पसंद क्या करते थे। उसके बाद आता है गालिब ने अपनी जिंदगी की आखिरी 2 दहाइयों में तकरीबन 900 खुतूत अपने अजीजों, दोस्तों और शागिर्दों के नाम रवाना किए। यह चीज पूछा जाता है कि गालिब ने खुतूत निगारी कब अपनाया? अपने उम्र के शुरुआती दौर में, दरमियान में और आखिरी में। तो क्या लिखा हुआ है? अपनी जिंदगी के आखिरी 2 दहाइयों में। हमने एक पढ़ाया था आपको सदी, और दहाई 10 साल का एक दहाई होता है, तो जो उनके उम्र का आखिरी 2 दहाई, तो भाई 1869 में उनकी वफात हो चुकी है ना? तो आखिरी दहाई कब होगा? तो एक होगा 1850 से लेकर 1860 तक,
1850 से लेकर 1860 तक, और दूसरा जो होगा वो होगा 1860 से लेकर 1869 तक का। तो यही ना 2 दहाई। तो इसीलिए आता है कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने जो खुतूत निगारी की इजाद की थी 1850 के बाद। तो यह चीज आप याद रखिएगा कि अपने उम्र की आखिरी 2 दहाइयों में उन्होंने तकरीबन कितने खुतूत लिखे? 900 खुतूत। और इनको खुतूत निगारी का मुजिद भी कहा जाता है। गालिब ने खुतूत निगारी का आगाज 1847-48 में किया था, लेकिन एक कौल यह भी है कि गालिब ने खुतूत निगारी का आगाज 1850 में किया था। ये दोनों किताबों के अंदर है, इसलिए दोनों बातें आप याद रखिएगा। गालिब का जब दिल घबराता तो बार बार एक मक्ता एक मिसरा पढ़ते थे। भाई मक्ता किसको कहते हैं? मक्ता कहते हैं शायर का वो कलाम जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता हो। और दोस्तों मिसरा का मतलब हुआ कि सिर्फ एक लाइन। तो जो ये पढ़ते थे एक मक्ता, वो ये है, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। यानी हम याद करेंगे कि जब हम खुदा मेरे पास है, हम इतने गरीब कैसे हो गए भाई, हमारी जिंदगी इतनी तबाह बर्बाद कैसे हो गई। ये हमेशा मक्ता पढ़ते थे जब उनका दिल घबराता था। और जब दोस्तों दिल घबराता था तो एक मिसरा और भी पढ़ते थे, ऐ मर्गे नागहां, ऐ मर्गे नागहां तुझे क्या इंतजार है। ये भी मिसरा ये पढ़ा करते थे। उसके बाद दोस्तों आगे आता है कि मिर्जा गालिब ने समरे नौरत अलाउद्दीन खान इलाई को कहा है। यह बात याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि समरे नौरत इसने किसको कहा है। मिर्जा गालिब ने बिलादे शर्किया से कौन सा शहर मुराद लिया है? देखिए, बलद की जमा है बिलाद, बलद माने शहर, और इसी की जमा है बिलाद। और दोस्तों मशरिक को शर्क बोलते हैं, तो इससे मुराद हो गया कि पूरब का शहर, और पूरब का शहर कलकत्ता शहर है। तो मिर्जा गालिब ने बिलाद शर्किया से कौन सा शहर मुराद लिया है? तो लफ्ज बिलाद बलद की जमा है जिसके माना शहर होता है, और शर्क माना मशरिक यानी पूरब, इसलिए हिंदुस्तान के लिए बिलाद शर्किया से मुराद कलकत्ता शहर है। तो इन्होंने बिलाद शर्किया किस शहर को कहा है? तो कलकत्ता शहर को कहा है। गालिब ने 11 बरस की उम्र में, यानी कि 1807 से 1808 में शायरी शुरू की थी और तखल्लुस असद इख्तियार किया था, लेकिन 1816 से वो गालिब तखल्लुस का बाकायदा इस्तेमाल करने लगे। यानी कहा यह जा रहा है कि मिर्जा गालिब ने जो पहले दोस्तों असद तखल्लुस किया, कब से कब तक? तो 1807 से किया था, और जब वो गालिब तखल्लुस इख्तियार किए तो दोस्तों 1816 से वो अपना तखल्लुस गालिब इस्तेमाल करने लगे। 1807 से दोस्तों असद, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1816 से पहले वो अपना तखल्लुस क्या करते थे? असद, और 1816 के बाद वो अपना तखल्लुस क्या करते थे? गालिब तखल्लुस क्या करते थे। तो ये बातें आप याद रखिएगा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में। अब हम लोग जानेंगे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की जो किताबें हैं। अब देखिए, इनकी जो किताबें हैं दोस्तों, 2 टाइप की किताबें हैं, एक फारसी में है और दूसरी किताब जो है वो इनके उर्दू में है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इन्होंने अपने उर्दू कलाम को बेरंग मनस्त कहा है, यानी इनको अपने उर्दू कलाम से ज्यादा पसंद जो है फारसी कलाम था। तो दोस्तों सबसे पहले जो इनकी फारसी की किताब है उसका नाम है पंच आहंग। पंच का माना 5, ये फारसी इंशा परदाजी के नमूने हैं जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। यानी पंच आहंग जो है ये कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो 5 जिल्दों पर। उसी तरह दोस्तों एक किताब है मेहर नीम रोज, अहदे तैमूर से हुमायूं तक के हालात इस किताब में जिक्र किए गए, जिस किताब का नाम है मेहर नीम रोज, है ना। इसी के दूसरे हिस्से को माह नीम रोज या माह नीम माह, ये पूछा भी गया है एग्जाम में, कहा जाता है। और इस किताब में अहदे अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के तमाम वाकयात दर्ज किए गए हैं जो नामुकम्मल है। देखिए एक बात याद रखिए कि अगर आपको यह पूछे कि तैमूर से लेकर दोस्तों हुमायूं, और ये हुमायूं कौन है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के लड़के का नाम है, ये मुगल जो बादशाह थे उसके दूसरे बादशाह थे। तो दोस्तों यहां तक का जो इन्होंने बायोग्राफी लिखा है उस किताब का नाम है मेहर नीम रोज। क्या नाम है दोस्तों? मेहर नीम रोज।
और हुमायूं के लड़के थे दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के हालात जो इन्होंने लिखा है, उस किताब का नाम है माह नीम माह, या दोस्तों इसे ही कहेंगे माह नीम रोज, माह नीम रोज। यानी ये दो किताबों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है जी। एक किताब है इनकी जिसका नाम है दोस्तों दस्तंबू, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दस्तंबू जो है ये एक रोज नामचा है। रोज नामचा का मतलब क्या हुआ? रोज का मतलब हुआ डेली, और नामचा का मतलब हुआ पर्चा, यानी डेली निकलने वाला पर्चा। दस्तंबू एक रोज नामचा है जिसमें गालिब ने फारसी जबान में 15 महीनों यानी मई 1857 से लेकर अगस्त 1858 तक के गदर के हालात कलमबंद किए हैं, जो 1858 ईस्वी में शाये हुआ था। यानी दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की वो कौन सी किताब है जिसके अंदर गदर के हालात बयान किए गए हैं, तो उस किताब का नाम है दस्तंबू। एग्जाम में बाबू ये पूछा गया है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। और ये मेहर नीम रोज, माह नीम रोज या माह नीम माह, ये इसको याद रखना। अभी तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, जब बहुत सारे क्वेश्चन में दोस्तों ये आता है तो उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एक किताब है कातिए बुरहान, मोहम्मद हुसैन तबरेजी की फारसी लुगत है, जिस किताब का नाम है बुरहान काते। क्या नाम है? बुरहान काते। को इस्लाह करने के बाद गालिब ने इसका नाम कातिए बुरहान रख दिया, यानी कातिए बुरहान मोहम्मद हुसैन तबरेजी की बुरहान काते का दोस्तों इस्लाह किया हुआ एक मतलब एडिशन है। एक किताब है दोस्तों जिस किताब का नाम है दुरफ्शे काव्यानी, कादियानी नहीं है, काव्यानी, ये वाव होगा, दुरफ्शे काव्यानी। कातिए बुरहान का दूसरा एडिशन बाज़ाब्ता एतराजात के साथ, यानी जो दोस्तों बुरहान काते किताब है उसका जो पहला एडिशन था उसका नाम है कातिए बुरहान, और उसी का जो दूसरा एडिशन छपा उसका नाम था दुरफ्शे काव्यानी। एक किताब है दोस्तों कुल्लियात फारसी, गालिब का फारसी कलाम जो 1835 में मैं खाना आरजू के नाम से छपा था, उसी का नाम दोस्तों बाद में रख दिया गया कुल्लियात फारसी। एक किताब है जिसका नाम है सबदे चीन या चीन जी, वो अशार जो फारसी कलाम में दर्ज होने से रह गए, यानी जो दोस्तों इनके फारसी कलाम में नहीं छप सके, उस किताब को सबदे चीन नाम किताब से उसी में जगह दिया गया। तो ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के फारसी किताबों की दोस्तों फहरिस्त थी। अब हम लोग चलेंगे उर्दू तसानीफ। तो उर्दू तसानीफ में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने, चूंकि दोस्तों ये खुतूत निगारी के मोजिद थे, यानी इन्होंने खुतूत निगारी का ईजाद किया, तो इन्होंने टोटल 900 खत लिखे थे। लेकिन उन 900 खतों में कहा जाता है कि दो इनके खुतूत के मजमुआ हुए। एक खुतूत का नाम था उर्दू हिंदी और दूसरे का नाम था उर्दू मुअल्ला। तो जो पहला खुतूत का मजमुआ उसका नाम है उर्दू हिंदी, और जो दूसरा है उसका नाम है उर्दू मुअल्ला। तो देखिए उर्दू हिंदी गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है जिसमें 162 खुतूत है। कितने खुतूत है भाई इसके अंदर? 162, जो गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले 17 अक्टूबर 1868 में गालिब की वफात से 4 माह कबल मुमताज अली खान की कोशिशों से शाये हुआ। एग्जाम में यही पूछा गया था कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का वो कौन सा खुतूत का मजमुआ है जो उनकी वफात से चंद दिनों पहले शाये हुआ था, तो उसका नाम है उर्दू हिंदी। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि उर्दू हिंदी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो पहला खुतूत का मजमुआ है वो किनकी काविशों से शाये हुआ। तो काविश का मतलब कोशिश, तो दोस्तों ये किनकी काविशों से? तो मुमताज अली खान की काविशों से, मुमताज अली खान की काविशों से। और जो दूसरी इनकी किताब है खुतूत का मजमुआ, उसका नाम है उर्दू मुअल्ला। गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ है, इसमें 472 खुतूत हैं जो मार्च 1869 में उनकी वफात के 19 दिन के बाद शाये हुआ। यह भी पूछा जाता है कि वो कौन सी किताब है या वो कौन से दोस्तों गालिब के खुतूत के मजमुए हैं जो उनकी वफात के चंद दिनों के बाद, तो उसका नाम है उर्दू मुअल्ला। एक किताब है इनकी मकातिबे गालिब, इम्तियाज अली खान अरशी ने 1837 में मकातिबे गालिब को शाये किया। कादिर नामा आरिफ के 2 बच्चों जिसका नाम था बाकर और हुसैन के लिए गालिब ने 8 सफ़हात का मुख्तसर रिसाला तसनीफ किया।
आरिफ गालिब की बीवी का भांजा था जिसे गालिब ने गोद लिया था, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया हूं। उसके बाद दोस्तों आता है एक किताब इनकी है जिनका नाम है निकाते गालिब। निकाते गालिब, इस किताब में फारसी कवायद उर्दू में लिखी गई। देखिए आमतौर पर अभी आपको आएगा, जैसे कि एक किताब है दोस्तों जिस किताब का नाम है सुखनदाने फारस। क्या नाम है? सुखनदाने फारस। ये किताब जो है मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई है, लेकिन ये किताब दोस्तों सुखनदाने फारस जो है उर्दू में लिखी हुई है। किसमें लिखी है? उर्दू में। लेकिन ये किताब दोस्तों फारसी कवायद की है। कौन सी किताब है? फारसी कवायद। तो इसी तरह निकाते गालिब जो है इस किताब में फारसी कवायद उर्दू में लिखा गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक किताब है रकाते गालिब, फारसी में कहे गए 15 मकतूब का रिसाला, जो इन्होंने फारसी में खत लिखा था। मकतूब यानी दोस्तों खत, तो उसका जो रिसाला है उसका नाम है रकाते गालिब। एक किताब इनकी है जिसका नाम है कसायद। गालिब के उर्दू कसायद की कुल तादाद 4 हैं। कितने कसीदा इन्होंने लिखा? 4। 2 बहादुर शाह की मदह में और 2 हजरत अली की मनकबत में। और इनकी जो मसनवियां हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में भी पूछा गया है, एक दर सिफते अम्बा और एक मसनवी है अब्रे गौहर। ये दोनों मसनवी का नाम याद रखिए। मसनवी अब्रे गौहर जो एक नामुकम्मल मसनवी है। और इसी तरह बादे मखालिफ, इस मसनवी में गालिब ने अपने गरीबुल वतनी का जिक्र किया है। चरागे देर, दर सिफते अम्बा और दुआए सबा, ये अलग मसनवी है। दर सिफते अम्बा एग्जाम में ये भी आया है। और दोस्तों एक मसनवी जो है वो अब्रे गौहर भी आया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे आता है दोस्तों गालिब के जो दीवान थे, जैसे मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि मीर तकी मीर के कितने दीवान थे? कुल 7 दीवान, लेकिन 6 दीवान उर्दू के थे, 1 दीवान फारसी का। ख्वाजा मीर दर्द के 2 दीवान, एक फारसी एक उर्दू। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के एक ही दीवान थे, दीवान गालिब, लेकिन दोस्तों वो दीवान 5 मरतबा शाये हुआ है, तो वो पूछा जाता है। तो दीवान गालिब के 5 एडिशन कब कब शाये हुए? तो दोस्तों पहली मरतबा जो शाये हुआ वो हुआ 1841 में, दूसरी मरतबा शाये हुआ 1847, तीसरी मरतबा 1861, चौथी मरतबा 1862 और 5वीं मरतबा 1863। तो यानी कि 1841 से लेकर 1863 के दरमियान 5 बार जो है ये दोस्तों दीवाने गालिब शाये हुए, 5 एडिशन में। उसके बाद आता है गालिब के बारे में मुख्तलिफ अकवाल यानी कि स्टेटमेंट। जैसे दोस्तों कहा जाता है कि गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? तो चूंकि गालिब के शागिर्द थे कौन? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, तो गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। गालिब को पहला फलसफी शायर किसने कहा? तो दोस्तों गालिब को पहला फलसफी शायर यूसुफ हुसैन खान ने कहा। किसने कहा? यूसुफ हुसैन खान ने। गालिब ने इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोयटे से किया। अगर आपको पूछ ले कि गोयटे से गालिब का मुकाबला किसने किया, तो अल्लामा इकबाल ने। हिंदुस्तान की किताबें 2 हैं, एक वेदे मुकद्दस और दूसरी दीवाने गालिब। ये बात किसने कही थी? अब्दुल रहमान बिजनौरी ने। यह एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब, एक नया उफक दिया। यह बात कही थी रशीद अहमद सिद्दीकी ने। उसके बाद दोस्तों चूंकि ये सारी चीजें तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मिर्जा असदुल्ला खान गालिब हो, मीर तकी मीर हो, अल्लामा इकबाल हो, ये 3-4 शख्सियतें ऐसी हैं कि जिन पर बहुत सारे बाद के शोराए कराम ने किताबें लिखी हैं और आमतौर पर वो भी अब लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ये किया है कि ये एक फहरिस्त मैंने 10 ही किताब के बारे में यहां पर ऐड किया है। 10 किताब जो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब से रिलेटेड हैं और जो इसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें ये 100% एग्जाम क्वेश्चन दूंगा ही। तो ये मैं आपको किताबों का नाम बता रहा हूं और कौन सी किताब किसने लिखी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आपको पूछ ले कि यादगारे गालिब, तो यादगारे गालिब किसने लिखा? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। इसी तरह दोस्तों रुमूज़े गालिब, तो रुमूज़े गालिब किसने लिखा? ज्ञानचंद जैन ने। ज्ञानचंद जैन ने। तफहीमे गालिब, तफहीमे गालिब लिखा है किसने? शमशुर रहमान फारूकी ने। मैंने आपको बताया था कि शमशुर रहमान फारूकी ने ही एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम था शोर शेर अंगेज। और यह किताब किनके ऊपर है? तो यह किताब मीर तकी मीर के ऊपर लिखी थी 4 जिल्दों में।
तो इसी तरह शमसुर रहमान फारूकी ने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है तफहीम गालिब। तो तफहीम गालिब किसने लिखा? शमसुर रहमान फारूकी ने। गालिब बहैसियत मुहक्किक, ये बात किसने लिखी? तो काजी अब्दुल वदूद ने। मुहासिन कलाम गालिब, ये बात किसने, ये किताब किसने लिखी? तो अब्दुल रहमान बिजनौरी ने। गालिब नामा, ये किसने लिखा? शेख मोहम्मद इकराम ने। एग्जाम में बहुत पूछा गया है ये। तलाशे गालिब, ये किसने लिखा? निसार अहमद फारूकी ने। निसार अहमद फारूकी के बारे में हमने आपको बताया था कि दोस्तों क्या जिक्र मीर एक खुद नविश्त है जो कि फारसी में लिखा गया है, और इसका उर्दू तर्जमा किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। उसके बाद दोस्तों आता है असरारे गालिब। जी, असरारे गालिब को किसने लिखा? सैयद कुदरतुल्लाह ने। इफ्कारे गालिब, इसको लिखने वाले हैं खलीफा अब्दुल हकीम। याद रखेगा, जिस तरह इफ्कारे गालिब है उसी तरह दोस्तों आता है इफ्कारे इकबाल। तो इफ्कारे इकबाल जो है इसको भी दोस्तों खलीफा अब्दुल हकीम ने ही लिखा था। फलसफा कलाम गालिब, इसको दोस्तों शौकत सब्जवारी ने लिखा था। ये टोटल 10 किताबें हैं। एक दो मर्तबा इसको आप सुन लीजिएगा, दिमाग में थोड़ा सा इसको दौड़ाइएगा कि जैसे कि रुमूज गालिब किसने लिखा, तफहीम गालिब किसने लिखा, जे इफ्कार गालिब किसने लिखा। तो थोड़ा सा आप दिमाग पर लोड दीजिएगा, ये याद हो जाएगा। और जब एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना तो फिर आप इसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों गालिब के जो मशहूर मशहूर अशार है, चूंकि ये हम पढ़ रहे हैं गजल, तो इसके अंदर जो गजल है और गजल में कौन कौन सी बातें पूछी जाएंगी वो भी हम हाईलाइटेड करते चलेंगे। नक्श फरियादी है किसकी, शौकिए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो दीवान है, दीवान गालिब, उसके अंदर जो सबसे पहला शेर है वो यही है, नक्श फरियादी है किसकी, शौकिए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। जे हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। ये दो सिर्फ और सिर्फ दो शेर हमने दोस्तों आपको यहां पर बताया। अब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, अरे थोड़ा सा ये हो गया है, चलिए देखते हैं, फिर भी कर लेंगे हम इसको। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो गजल है उस गजल को हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक गजल है, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। यहां हुआ आ गया है तो ये हुआ यहीं पर होना चाहिए। ये दोस्तों इन्हीं का है। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। हम कहां किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमाना हुआ। कितने शीरी है तेरे लब के रकीब, कितने शीरी है तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ। है खबर गरम उनके आने की, है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ। जख्म गर दब गया हो लहू न थमा, काम गर रुक गया रवा न हुआ। दोस्तों ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का एक गजल है। अब इसके अंदर अब तक जो हमने देखा है वो दोस्तों 3 क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। सबसे पहले आपको पूछेगा कि दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। तो आप यहां पे देखिएगा, एक लफ्ज है अच्छा, एक लफ्ज है बुरा, और अच्छा और बुरा ये आपस में दोस्तों एक दूसरे की जिद है, तो इसीलिए कहेंगे कि यहां पर आपका सनअते तजाद है। और एक चीज यहां पे देखिएगा, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ। तो यहां पर आप देखिएगा नमरूद आया ना, तो दोस्तों जब कलाम में कोई तारीखी या मजहबी वाकया बयान किया जाए तो उसको कहते हैं दोस्तों सनअते तलमीह। क्या कहते हैं? सनअते तलमीह। तो यहां पर आपका होगा सनअते तलमीह होगा। ठीक है। तो ये दोस्तों 2 और एक आपका ये कहते हैं कि 2013 में दोस्तों स्पेशल टीटी हुआ था। 2013 के अंदर स्पेशल टीटी हुआ था उर्दू वाला, तो उसके अंदर यह पूछा गया था,
है खबर डॉट डॉट उनके आने की जे, तो यानी कि अब इसमें क्या भरना है, तो ये गरम लफ्ज है, तो ये शेर भी हो सकता है कहीं आ जाए, तो आप इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद इसके अलावा कुछ और इसके अंदर नहीं है। आगे चलते हैं और अगला गजल हम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का देखते हैं, और यह गजल भी बहुत ही बेहतरीन है। कहा जा रहा है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, शर्अ आईन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई, चाल जैसी कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई, बात परमा जुबां कटती है, वो कहीं और सुना करे कोई, बक रहा हूं जिन्नों में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, क्या किया खिजर ने सिकंदर से, क्या क्या किया खिजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन जो आपको पूछता है वो यही पूछता है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मरियम अलैहिस इब्ने मरियम जे इब्ने मरियम इब्ने मरियम, तो यानी कि मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जिनकी एक खास सिफत थी कि जब वो किसी कब्र पर हाथ मारते थे और कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह के नाम से, तो चुनांचा उस कब्र में कितनों भी दिन का मुर्दा होता था वो दोस्तों अल्लाह के नाम से खड़ा हो जाता था। तो इसी में कहा जा रहा है कि इसमें कौन सी सनअत बयान की गई है, तो जब कलाम में कोई तारीखी या मजहबी वाकया बयान किया जाए तो इब्ने मरियम एक तारीखी और मजहबी है, तो यहां पर आपका हो जाएगा सनअत तलमी। याद रखिएगा, इससे आसान मेथड कोई नहीं हो सकता है जिस मेथड से इस बार पढ़ा रहा हूं। अगर इस बार भी आपका रिजल्ट रुक जाता है, नहीं हो सकता है, मैं तो पूरे कंटेंट हम तैयार कर लिए हैं कि कैसे पढ़ाना है आपको। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑफलाइन बैच में हम आपको पढ़ा रहे हैं उंगली पकड़ पकड़ के। इससे आसान मेथड नहीं हो सकता है। अगर इसमें भी आप नहीं समझोगे तो फिर भाई कोई समझाने वाला नहीं होगा। लेकिन वही है, हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं। तुम कहां थी, आप कहां थे, कल क्यों नहीं आए थे, आपकी तबीयत कैसी है, तुम ठीक ठाक हो ना, ठंडी लग गई है, तो ये तो करने के लिए आपके पास है और ये जिंदगी भर करते ही रहिएगा। ऐसे लोगों को कोई नहीं समझा सकता, बात समझे। तो भाई आपको अपना देखना। आपका दो दोस्त है, एक को नौकरी हो जाएगी, वो आपकी वजह से रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। कहा जाता है कि पहले हासिल कीजिए नौकरी, तब आपको मिलेगी सारी दुनिया की जे। तो इसलिए पहले आप नौकरी हासिल कर लीजिए, वरना भाई खुद जो अपने लिए गड्ढा खोदेगा उसको कौन समझाएगा जे। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसमें दोस्तों क्या है, आपका सनाते तलबी है। और यहां पे देखिएगा, क्या किया खिजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई जे। ये दोस्तों यहां पर खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहा जाता है कि जब किसी के लिए कोई दुआ करता है तो अल्लाह, तो कहा जाता है कि तुम्हें अल्लाह उम्र खिजर दे। 3 नबियों का दौर इन्होंने देखा है और इनका रहनुमाई यानी ये रहबरी का काम करते थे। तो दोस्तों खिजर एक तारीखी और मजहबी वाकया है। तो दोस्तों यहां पर भी आपका कौन सी अलामत होगी, तलमी होगी। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, तो गालिब एक लफ्ज आया है, तो यहां पर आपका क्या होगा, कौन सा शेर होगा ये, तो ये मक्ता का शेर होगा। ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और गजल है दोस्तों, कहा जा रहा है कोई उम्मीदें बर नहीं आती, कोई उम्मीदें बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगी आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे
किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये भी दोस्तों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का ही गजल है। और उसके बाद शायद ये आखिरी गजल है, या इसके बाद एक और भी हो सकता है। गजल है, फिर मुझे दीदा-ए तर याद आया, दिले जिगर तिश्न-ए फरियाद आया, दम लिया था न कयामत ने हुनूस, फिर तेरा वक्ते सफर याद आया, आह वो जुराते फरियाद कहां, दिल से तंग आके जिगर याद आया, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था के सर याद आया। यहां पे देखिएगा असद इन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है। जे 1816 से पहले ये अपना तखल्लुस जो है वो असद ही क्या करते थे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में, और इनके जितनी भी चीजें हो सकती हैं हमने उसको आज के इस वीडियो में कवर किया। और आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफी बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।